नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और आपके सामने एक बार पुनः लेकर के हाजिर हुआ हूं हिस्ट्री ऑन मैप, ये कार्यक्रम जिसमें हम इतिहास के तमाम सारे महत्वपूर्ण स्थलों और उनके इतिहास की जानकारी को नक्शे के माध्यम से यानी मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में ये 7वां क्लास है, 7th क्लास है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसके उद्भव के जो स्थल थे वो हमने इसमें तलाशने का प्रयास किया था। आज उसी प्रकार से हम हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण जो स्थल हैं, जहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं लेक्चर की शुरुआत, लेकिन पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको हमेशा की तरह मैं बताने का प्रयास करता हूं कि हड़प्पा सभ्यता आखिर जो उसके प्रमुख स्थल हैं, उसको लेकर के इतिहासकारों का क्या मत है, क्या उनका कहना है। तकरीबन अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पूरा स्थल है, प्राचीन काल का स्थल है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के साथ-साथ ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और तमाम सारे इस तरीके के नामों से इसको सिंधु घाटी सभ्यता, इस तरीके के नामों से इसको जाना जाता है। जिसके अभी तक अगर हम क्षेत्रों की बात करें, तकरीबन 2500 से अधिक या 2800 से अधिक स्थानों की जानकारी अभी तक प्राप्त हो चुकी है। लेकिन अगर हम इस कल्चर को देखें तो इसको लेकर के कुछ आपस में डिस्प्यूट्स, या हम क्यों कह सकते हैं डिस्प्यूट ना कह करके अगर हम कहें कि वाद विवाद होते हैं आपस में, वो ये हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जैसे पश्चिमी विद्वान हैं ज्यादातर, हालांकि कुछ भारतीय विद्वान भी हैं, जिनका मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया की सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है, उससे इसका उदय हुआ है। वहां से होते हुए ये सभ्यता भारत में मिस्र से होते हुए सैंधव क्षेत्र में आकर के बस गई है। जैसे एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है जिनका नाम है व्हीलर। तो व्हीलर महोदय कहते हैं कि सैंधव सभ्यता को सुमेरन सभ्यता का जनक माना जा सकता है। एक भारतीय इतिहासकार हैं जिनका नाम है डीडी कोशाम्बी। डीडी कोशाम्बी भी ऐसा मानते हैं कि मिस्र, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन सब के जो जनक हैं वो एक ही मूल के व्यक्ति हैं। लेकिन इसके इतर अगर हम देखें तो कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिनका मानना यह है कि सिंधु सभ्यता का उदय जो है वो यहीं की लोकल यानी देसी संस्कृतियों से हुआ है। संस्कृतियां, मैंने पहले भी आपको बताया है कि संस्कृतियां ऐसे टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है जहां से किसी खास तरीके की वस्तु का विस्तृत मात्रा में उपयोग होता हुआ दिखाई देता हो, या उत्खनन में ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती हो। इन्हीं में से एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान का नाम है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष कहते हैं कि बीकानेर के पास में सोथी संस्कृति जो थी, उसी से इस सभ्यता का जन्म या उदय हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण है जो सोथी संस्कृति से मिलते जुलते सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इसीलिए वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक मत जो हैं, वो सबसे ज्यादा जो मत हैं, वो मत सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के लिए ये जो सोथी संस्कृति है उसको माना जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो मतलब कहने का ये हुआ अर्थ कि कई सारे लोग का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, वो किसी बाहरी संस्कृति से प्रेरित होकर के फिर माइग्रेट होकर के इंडस रीजन में यानी कि सिंधु क्षेत्र में आकर के बसी है। जबकि कुछ लोगों का यह मानना है कि यहीं की लोकल संस्कृतियां हैं जो धीरे धीरे समय के साथ विस्तृत होती चली गई और यहां पर स्थापित होती चली गई। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता को हम 3 खंडों में बांट करके देखते हैं, विभाजित करके देखते हैं, जिसमें हम पहले वाले को प्राक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, दूसरे वाले को विकसित हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और तीसरे वाले को पतनोन्मुख या उत्तर सभ्यता या उत्तर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इन 3 चीजों को आप लोगों ने ठीक तरीके से सुना जाना समझा होगा पहले भी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख भी देता हूं जिससे कि आप उन फैक्ट्स को समझ सकें। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो है, इस हड़प्पा को प्राक हड़प्पा, इसके अलावा मध्य हड़प्पा या विकसित हड़प्पा जिसको कहते हैं, विकसित हड़प्पा, या फिर तीसरा जो फेज है जिसको हम उत्तर हड़प्पा अथवा
पतनोन्मुख। पतनोन्मुख का मतलब क्या हो गया? पतन की ओर अभिमुख, यानी कि अंतिम समय का हड़प्पा। इस विभाजन में देखते हैं, अब ये विभाजन जो है हड़प्पा के क्यों है, उसका रीजन ये है कि अलग अलग स्थलों से, हड़प्पा के ही अलग अलग स्थानों से, अलग अलग प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं, जिनको हम समय काल के अनुसार इन 3 भागों में विभाजित करते हुए पाते हैं। तो हमें देखने को मिलेगा कि कहीं से प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिल रहे हैं, कहीं से विकसित हड़प्पा के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो कहीं से उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिल रहे हैं, या फिर कई ऐसी भी जगहें हैं जहां पर 1 या 2 या तीनों हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे अपने उसी इन्हीं हड़प्पा स्थलों के जानकारी को लेते हुए, जिसमें हम तमाम सारे क्षेत्रों को न सिर्फ लोकेट करेंगे, बल्कि ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि पर्टिकुलर जगह से क्या क्या महत्वपूर्ण या महत्व की जो चीजें हैं वो मिली हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से मैप को ड्रॉ करते चलिएगा, प्लेसेस को आप लोकेट करते चलिएगा, और लोकेट करने के साथ साथ उनसे मिली जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप लिखते चलिएगा। यहां मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये प्रोग्राम हिस्ट्री ऑन मैप है, इसमें हम आपको लोकेशंस दिखाएंगे, इसलिए पॉसिबल है कि इसकी जो हिस्ट्री है वो मैं आपको ओरल ही बोल के सुनाऊं। तो आपको यदि अगर लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर आप प्लेबैक करके देख सकते हैं, या फिर पहले अभी सुन लीजिए, देख लीजिए, और उसके बाद दोबारा रिवीजन करते समय आप इसको क्या करिएगा, इसका जो मैपिंग है वो अपने नोट्स में बनाइएगा। क्योंकि मैप्स के साथ साथ अगर हम सारी चीजें यहां पर लिखने लगेंगे तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तकरीबन 15-20 स्थल हैं जिनको हमें लोकेट करना है महत्वपूर्ण तरीके से। तो उतने सारे स्थलों को अगर हम लोकेट करेंगे और उसके बाद सारी चीजें लिखते या लिखाते रहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम व्यतीत हो जाएगा। इसलिए सुविधा के अनुसार आपके लिए उचित यही है कि मैपिंग का जो काम है वो आप हमारे साथ कीजिए, और उसके पीछे जैसे मैं आपसे कहूं कि मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट बात मिला है, मैं महान स्नानागार यहां पर लिखूं, उससे अच्छा है कि मैं उसको लोकेट कर दूं और आप उसे बाद में लिख लें। इस तरीके की चीजें आज के इस लेक्चर में रहेंगी, ये मैं पहले ही आपको कह दे रहा हूं। तो चलिए इससे आगे शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटी सी जानकारी के साथ, और वो ये है कि 23 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2023 से सुबह 8 बजे एक बैच शुरू हो रहा है, जो कि इस स्टाइल में, यानी कि सिल्वर, गोल्ड अथवा प्लैटिनम के ऑप्शंस के साथ में शुरू होने वाला दूसरा बैच है, और इस स्टाइल में प्रातः काल यानी सुबह के समय शुरू होने वाला ये पहला बैच है। बहरहाल अगर कोई इस बैच में एडमिशन लेना चाहता है तो वो सिल्वर मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर गोल्ड, या फिर प्लैटिनम का। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि अगर आप सिल्वर में एडमिशन लेते हैं तो आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी, और ये कोर्स आपको मात्र 23,999 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। यानी आप न्यूनतम से न्यूनतम अफोर्डेबल शुल्क जो है उसमें आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं डेडिकेशन के साथ में। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप इसमें एडमिशन लें, 1 साल जम करके मेहनत करें, एंड आई विश कि आपका 1 साल में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अनफॉर्चुनेटली अगर आपका यहां पर विद इन अ ईयर, यानी एक जो यूपीएससी ईयर है, अगर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप उसको वैलिडिटी को इंक्रीज भी करा सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि एटलीस्ट 2 साल तो हमें, जैसे आप मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन में है और अभी आपका ग्रेजुएशन ही पूरा नहीं हुआ है, देन इट इज सजेस्टेड कि आप जो है वो गोल्ड या प्लैटिनम में एडमिशन लें। इसमें से किसी में भी, जैसे इनमें या इनमें में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप अपर में जाकर के, यानी उससे ऊपर वाले में अपग्रेड भी करा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको सिल्वर में एडमिशन लेने के लिए कहा। तो इसी तरीके से इसकी फीस जो है वो आपकी 26,999 है। इसी तरीके से इसकी फीस जो है वो आपकी 29,999 में है। ठीक है, तो ये इंक्रीज ना होने पाए उससे पहले जो है आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है कि जल्दी ये इंक्रीज हो सकते हैं। आप हिंदी में बैच उपलब्ध होगा आपके लिए, जिसमें हमारी सारी टीम अवेलेबल है, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं। लेकिन ये अगर आपको भाषा के तौर पर, क्योंकि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इंग्लिश या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, बैच लेना चाहते हो, तो ये बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में भी है। वहां पर सेट ऑफ फैकल्टीज जो है वो अलग है, लेकिन आपको विधिवत तरीके से ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस तरीके का बैच 2 स्टार्ट हो रहा है 23 अक्टूबर 2023 से। आई होप कि आप एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल आपको करना चाहिए।
तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और हम आपके सामने एक मैप ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ में जो है इसी तरीके से मैप ड्रॉ करते चलिएगा। सबसे पहले मैं सिंधु घाटी का जो स्थल है उसके लिए एक आउटर लाइन बनाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, इंडिया का एक आउटर जो नक्शा है, और आपको मालूम है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये आप लोगों को एनी हाउ इसको बोल सकते हैं कि जो आपका नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी जो भाग है उस उत्तरी पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलता है। तो उत्तरी पश्चिमी भाग इंडिया का कुछ इस तरीके का है, आपको मालूम है ना। और आप इसको जो है आसानी से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि मैंने भी यहां पर किया हुआ है। तो इधर का ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप इधर का भी बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको मैप ड्रॉ करना है। ये इंडिया का मैप हो गया। अब इंडिया के मैप के अलावा कुछ यहां पर हमको रिवर्स भी ड्रॉ कर लेनी चाहिए सो दैट कि आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे मान लेते हैं ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर का मतलब सिंधु नदी हम यहां पर ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं कि सपोज दैट ये आपकी सिंधु नदी जा रही है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये सिंधु नदी है, यहां से ड्रॉ कर गिर रही है। ये आपका अरब सागर है, आपको मालूम है ये आपका अरब सागर है। यहां पर आपको अरब सागर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये अरब सागर है और ये सिंधु नदी। सिंधु की बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। उन्हीं में से एक रिवर है चिनाब। चिनाब नदी में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसके किनारे जो है एक लोकेशन इंपॉर्टेंटली लोकेट होगी, और एक इंपॉर्टेंट नदी और आपको यहां पर ड्रॉ करनी होगी जो कि सतलज रिवर के नाम से जानी जाती है, समथिंग लाइक दिस। और इसमें जो है ये ऐसे मिलेगी। चिनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। यहीं पर ऐसे करके ब्यास नदी बनती है। यहाँ पर सबसे ऊपर झेलम है, उसके नीचे रावी नदी जा रही होगी, है ना, रावी चिनाब। इस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा सा चीजें ध्यान रखनी है ड्रॉ करते समय। सो ये एक लमसम मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये हमारा एक इलाका है जिसमें हमें चीजें ड्रॉ करते हुए देखनी है। ये जो प्लेसेस हैं हड़प्पा के इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लोकेट करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। अब जब हम यहाँ पे हड़प्पा की बात करते हैं ना, तो हमको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि भाई इसका नाम हड़प्पा क्यों है, इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा क्यों है। उसका रीजन ये है कि हड़प्पा एक ऐसा स्थल है जो कि सबसे पहला अज्ञात स्थल कहलाता है। सबसे पहला ज्ञात स्थल जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला ज्ञात स्थल जो है वो कौन है, वो आपका है हड़प्पा। सबसे पहले ज्ञात स्थल जो हड़प्पा है, तो हम सबसे पहले इस हड़प्पा को ही यहां पर लोकेट करने का प्रयास करते हैं आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा को ही लोकेट करने का प्रयास करते हैं। यहां मान लेते हैं कहीं आपका ये झेलम, ये आपकी चिनाब, ये चिनाब नदी है भाई, चिनाब मैंने बनाई है, ये चिनाब नदी है। ये आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी है, और इधर की ओर आपका गंगा यमुना नदियां रहेंगी। ये आपकी सतलज रिवर है, सतलज या सतलुज आप इसको कह सकते हैं। तो झेलम, चिनाब, और यहीं पर आपको एक नदी और देखने को मिलेगी जिसको आप जो है रावी नदी के नाम से जानेंगे। ठीक है, और रावी नदी के नाम से, रावी नदी इस तरीके से यहां पर बह रही होगी। तो अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा जो है इसी रावी नदी के ही किनारे बसा हुआ है। और आपको मालूम है कि हड़प्पा पाकिस्तान में मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है या लोकेटेड है। रावी नदी के किनारे इसको हम लोग लोकेट करते हैं। ये एक अलग बात है कि हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसका रीजन ये है कि जबकि इसका पहला स्थल आपको रावी नदी के किनारे देखने को मिलता है, यहीं पे हम आपको कहीं पे हड़प्पा जो है वो लोकेट करा देते हैं। ये जगह है मान लेते हैं, और इसमें किसी डिफरेंट कलर से मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये हड़प्पा है। ये प्लेस आपका क्या हो गया, हड़प्पा हो गया, हड़प्पा। ठीक, दिस इज द प्लेस वेयर हड़प्पा इज लोकेटेड। तो अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं, इस प्लेस की बात करते हैं, ठीक, हड़प्पा इसकी बात करते हैं, तो इसकी खोज जो है 1921 में प्रॉपरली करी गई थी। एक्सकवेशन जो है 1921 में इसका शुरू हुआ था। अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये पाकिस्तान के पंजाब में है। पाकिस्तान
पाकिस्तान और पाकिस्तान का पंजाब वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि पंजाब तो भाई भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहां पर हड़प्पा आपको लोकेट होते हुए दिखाई देगा। वहां पर भी एक जगह है, ये पंजाब में मोंटगोमरी जगह पड़ती है। वर्तमान में उसको हम लोग शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट के नाम से शायद वहां पर जानते हैं। ये वही रावी नदी है जिसके जो है तट के किनारे आपको ये हड़प्पा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पंजाब है। एक चीज हमको यहां से ध्यान करनी होगी, ये जो रावी नदी है ना, इसको मैं थोड़ा हटा करके डिलीट करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जो नदी है वो उस नदी के हड़प्पा जो है उस नदी के तकरीबन बाएं किनारे पर पड़ता है। तो ये मैं इस तरीके से बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो हड़प्पा का बायां किनारा मतलब जिस तरफ नदी जा रही है उसका जो लेफ्ट साइड है, तो नदी तो इस तरफ फ्लो हो रही है, इसके लेफ्ट साइड में आपको हड़प्पा यहां पे देखने को मिलेगा। जगह का नाम क्या है? मोंटगोमरी। जगह का नाम क्या है? मोंटगोमरी। तो मोंटगोमरी पंजाब रीजन है, रावी नदी के किनारे है और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। तकरीबन 5 किलोमीटर की परिधि के आसपास आपको ये क्षेत्र फैला हुआ, ये पहला ज्ञात क्षेत्र है जो सिंधु घाटी सभ्यता का है, जो आपको दिखाई देता है फैला हुआ। इसको 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले देखा था, इसके अवशेषों को देखा था, इसके टीलों के बारे में उल्लेख किया था। बाद में आप सब लोगों को मालूम है कि यहां हड़प्पा से लेकर के, या यूं कह सकते हैं हड़प्पा के पास में ऊपर की ओर जब थोड़ा सा जाएंगे तो यहां पर लाहौर का स्थान है, और लाहौर से लेकर के इधर नीचे दक्षिण की ओर जब आएंगे तो यहाँ पे कराची पोर्ट पड़ता है, जो दोनों की स्थिति वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो जिस समय रेलवे का विकास होना शुरू हुआ भारत में, तो उस समय रेलवे की लाइन बिछाने का प्रयास किया गया था। उसी रेलवे लाइन को बिछाने के दौरान ही 1856 में उस समय के एक सर्वेयर हुआ करते थे, उन सर्वेयर महोदय ने, जिनका नाम था जनरल कनिंघम, उन्होंने यहां से कुछ ईंटें देखी थी और उन ईंटों को देख करके ये पता लगाया था कि यहां पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं। हालांकि जब तक वहां से अन्य चीजों को पाने का प्रयास किया गया, तब तक बहुत सारे लोगों ने वहां से पुरानी ईंटों को चुरा लिया था, उस स्थल को बहुत सारा नष्ट कर लिया था। लेकिन 1856 में जॉन कनिंघम जो थे, जनरल कनिंघम जो थे, उनके माध्यम से इस पर्टिकुलर स्पेस का या प्लेस का हमको ठीक तरीके से अंदाजा देखने को मिलता है। हड़प्पा नगर की बात करें तो हड़प्पा नगर 2 टीलों में विभाजित हुआ करता था। ज्यादातर नगर जो है वो 2 टीलों में विभाजित हैं, एक पूर्वी भाग है और एक पश्चिमी भाग है। अधिकतर नगरों का जो पूर्वी भाग है वो नगर टीला के नाम से, और जो पश्चिमी भाग है उसको दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से हड़प्पा भी जो है पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित है। मैं इसके बारे में लिख दे रहा हूं, पूर्वी और पश्चिमी भाग। बाकियों के बारे में आपको इसी तरीके से ओरली पढ़ने को मिलेगा। तो पश्चिमी भाग जो है ये आपका दुर्ग टाइप का है, ठीक है, दुर्ग है, और यहां पर नगर टीला आपको देखने को मिलता है। दुर्ग टीले जो हैं वो जनरली इनको कहा जाता है कि घेरेबंदी है इनकी, दीवार से, या किलेबंदी जिसको कह सकते हैं, वो चीज यहां पर है। एक इतिहासकार है जिनका नाम है व्हीलर। तो इतिहासकार व्हीलर जो हैं वो इस दुर्ग किले को माउंट एबी की संज्ञा देते हैं, माउंट एबी, और कई जगहों पर इसको माउंट एफ के नाम से भी जाना जाता है। इसे श्रमिकों के आवास के रूप में भी देखा जाता है। तमाम सारी चीजें जो हैं हमको देखने को मिलती है। श्रमिकों का आवास जो है, मतलब इसे नहीं कहा जाता, बल्कि इसके उत्तर में हमको श्रमिकों का आवास देखने को मिलता है। कुछ खास चीजें यहां से मिली हैं, जैसे कि यहां से मिलने वाली कुछ प्रमुख चीजों में आपको अन्नागार देखने को मिलेगा। इनमें से मिलने वाली प्रमुख चीजें जो हैं उसमें प्रमुख चीजों में अन्नागार है। अन्नागार की स्पेशलिटी ये है कि एक बहुत, मतलब काफी विशाल बिल्डिंग है, ये रही होगी शायद। ये अन्नागार जो है 2 पंक्तियों में है, 2 लाइंस में डिवाइडेड है। आप लोगों ने जरूर इसको देखा होगा डायग्राम्स में। तकरीबन इस तरीके की आकृति आपको बनी हुई दिखाई देती है, जिसमें बीच में इस तरीके से पैसेज बना हुआ है और किनारे किनारे इस तरीके से आपके ये कमरे बने हुए हैं। ठीक है, इसमें ये डीपीसी टाइप का बना हुआ है, मतलब नींव टाइप की दिखती है आपको। अब तो इसकी जो दीवारें हैं वो शायद टूट गई हैं, ब्रोकन हैं। तो इस तरीके की चीज आपको यहाँ पर कुछ अन्न के टुकड़े सब में मिलते हैं, तो इसी वजह से इसको जो है अन्नागार के रूप में
जाना गया है। तो एक रफली मैंने आइडिया आपको दिया कि इस तरीके का एक आप लोगों ने बिल्डिंग देखी होगी। मैं आपसे ये भी उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग जो है जो चीजें यहां पर बताई जा रही हैं उसको इंटरनेट में खोजने का प्रयास कीजिएगा, उनकी तस्वीरों को इंटरनेट में खोजने का प्रयास कीजिएगा, आपको जरूर मिलेगी। तो ये जो अन्नागार है ये आपको यहीं से मिलता है, 2 पंक्ति वाला अन्नागार। इसमें 6 कमरे हैं, 6 खाने बने हुए हैं और यहां से जौ के दाने हमको देखने को मिलते हैं, जले हुए गेहूं के कुछ अवशेष हमको देखने को मिलते हैं, भूसी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हमको यहां से दिखाई देती है। इसके अलावा धोती पहना हुआ एक मूर्ति का साक्ष्य यहीं से मिलता है। बर्तन यहां से कुछ मिले हुए हैं, कुछ ऐसे बर्तन हैं जिसमें मछुआरों के चित्र अंकित हैं। इसके अलावा शंख का बना हुआ एक सीप का बना हुआ एक बैल का चित्र भी हमको यहां से देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें हमको हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा स्थल से देखने को मिलती हैं। जो इसमें जो है एक ठोस पहिए के द्वारा एक बनी हुई तांबे की एक इक्का गाड़ी, तांगा जिसको कह सकते हैं, वो देखने को मिलता है। तकरीबन 16 के आसपास भट्टियां हैं, तांबे का पैमाना है, ताबीज है, मानव आकृति है, ये सब तांबे की बनी हुई वहां पर देखने को मिलती है, इसीलिए हम इसको ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक मोहर है, मोहर के ऊपर खरगोश बना हुआ है। कांसे का दर्पण बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, कांसे का दर्पण भी यहां से मिला हुआ है, कांसे का दर्पण। ठीक है, तो ये सब चीजें आप नोट कर लीजिएगा बाद में, अभी सुनते रहिए क्या क्या चीजें मिली हैं। तो यही मैं अगर इसको लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हर एक से कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। आवासीय स्थान तो यहां से मिले ही हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हड़प्पा की स्पेशलिटी को रिप्रेजेंट करती है, वो है कब्रिस्तान। यहां से जो कब्रिस्तान मिला हुआ है शहर के बाहर या निवास के बाहर, कब्रिस्तान यहां पर देखने को मिलता है। उस कब्रिस्तान को हिस्टोरियंस ने R37 नाम दिया है। R37 एक कब्रिस्तान है, इसको क्या कहा गया है? R37। कुछ दूसरे टाइप के भी कब्रिस्तान मिले हैं जिसको कब्रिस्तान H कहा जाता है। तो R37 एंड कब्रिस्तान H, या फिर कभी कभी हड़प्पा को इसी H कब्रिस्तान के कारण ही हड़प्पा जो है वो ग्रेवयार्ड H सिमेट्री H सिविलाइजेशन के रूप में भी जानी जाती है, यानी कब्रिस्तान H संस्कृति के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है जो यहां से मिली है, वो है एक मूर्ति है, एक मूर्ति है जो कि एक स्त्री की मूर्ति है, एक स्त्री की मूर्ति है और वो उल्टी खड़ी है, सिर के बल। एक मुद्रा पर ऐसी अंकित चित्र हमको देखने को मिलता है कि इसमें सिर के बल एक जो है देवी खड़ी है और उसके नाभि से जो है वो एक पौधा निकल रहा है। तो उसको उर्वरता की देवी कहा गया है। क्या कहा गया है? उर्वरता की देवी। तो उर्वरता की देवी का चित्र या चित्रांकन वाली जो मोहर है वो हमको यहां से देखने को मिली है। और बहुत सारी मोहरें हमको इसी हड़प्पा क्षेत्र से देखने को मिलती हैं। इसी मोहरों में एक और इंपॉर्टेंट है स्वास्तिक के निशान वाली, स्वास्तिक के निशान वाली मोहर जो है वो भी हमको इसी हड़प्पा सिविलाइजेशन से, हड़प्पा प्लेस से देखने को मिलती है, जो कि मैंने आपको यहां पर हड़प्पा के बारे में बताया। आई होप कि हड़प्पा लोकेशन आपको ना सिर्फ समझ में आया होगा बल्कि उससे मिलने वाली तमाम सारी ये जो चीजें हैं उनकी जानकारी भी आपको प्राप्त हुई होगी। चलिए, तो इसके बाद अब हम जो है जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस है उसकी जानकारी भी देख लेते हैं, और वो है आपका मोहनजोदड़ो। तो ये जो सिंधु नदी आपकी बह रही है, जो ब्लू कलर की मैंने सिंधु रिवर आपको यहां पर दिखाई है, इसी सिंधु नदी के किनारे आप देखेंगे, इसी सिंधु नदी के किनारे आप देखेंगे यहां पर आपका एक प्लेस देखने को मिलेगा जो कि मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाएगा। मोहनजोदड़ो, कहीं कहीं मोहनजोदारो लिखा रहता है। तो ये प्लेस है भाई मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो लिख लीजिए या फिर मोहनजोदाड़ो लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो दूसरा जो लोकेशन है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है भाई मोहनजोदड़ो के नाम से। तो मोहनजोदड़ो के बारे में भी थोड़ा सा डाल देते हैं। आप सब लोगों को मालूम है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। बचपन से आप ये वाली पॉइंट जो है वो पढ़ते चले आए होंगे, इसमें कोई नई बात मैंने नहीं बताई। ये मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है।
लोकेशन देखेंगे तो ये रीजन जो है ये पाकिस्तान का है, क्योंकि आपको ये एक ब्लैक वाली जो बाउंड्री दिख रही है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री, भारत की सीमा है। और इसके पश्चिम में जो सारा हिस्सा है ये आपका पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान में भी ये जो दक्षिण पश्चिम वाला, दक्षिण पूर्व वाला जो इलाका है, पाकिस्तान का दक्षिण पूर्व का जो इलाका है, ये आपका सिंध के नाम से जाना जाता है। तो इसी सिंध प्रांत में एक जगह है लरकाना, और इसी लरकाना, ये जो लरकाना जगह है, इसी लरकाना जगह पे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट की ओर मिलता है। तो ये सिंधु नदी जा रही है, इसका जो राइट जो कोस्टल रीजन है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये कहां पे है? लरकाना में। लरकाना, लरकाना पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में पाकिस्तान, पाकिस्तान। और किस नदी के किनारे है? ये आपका सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। जैसे आप यहां पर रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा को देख रहे थे, उसी तरीके से सिंधु नदी के किनारे आपका ये स्थल है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात अगर हम करें तो हड़प्पा जो है 1921 में इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो वहीं मोहनजोदड़ो के बारे में 1922 में जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। आपको मालूम है कि हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने करी थी, दयाराम साहनी ने, साहनी। तो इसी तरीके से यहां पर अगर हम इनके एक्सकवेटर या इनके खोजकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो हमको पता चलता है कि इसके बारे में जानकारी जो है रखालदास बनर्जी जी को मिलती है। तो यहां पर आपको रखालदास बनर्जी जी का नाम याद रखना है और वहां आपको दयाराम साहनी जी का नाम याद रखना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में तकरीबन 640 किलोमीटर की दूरी है, और इसमें भी पूर्वी भाग जो है वो नगर टीला है और पश्चिमी भाग जो है वो दुर्ग टीला है। दुर्ग टीला जो है वो दीवार से घिरा हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण जो चीजें पाई गई हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बृहत स्नानागार। स्नानागार, एक विशाल स्नानागार है, बृहद स्नानागार है, जिसको हम लोग ग्रेट बाथ के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों जगहों की जो खोज है, इसका जो उत्खनन है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही फेमस कह सकते हैं कि पुरातत्वविद थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में किया गया था। तो जॉन मार्शल ने इसी बृहद स्नानागार को बताया है कि ये उस समय का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण रहा होगा। विश्व का सबसे आश्चर्यजनक इमारत जो है वो इस बृहद स्नानागार को जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया है, जो कि तकरीबन 11.89 मीटर, यानी कि मतलब 90 कह सकते हैं, 11.90 मीटर जो है इसकी लंबाई है। लंबाई की अगर हम बात करें तो 11.89 मीटर लंबाई का मतलब, कई बार इसको लोग चौड़ाई की तरफ से देख लेते हैं, चौड़ाई नहीं है, लंबाई है। चौड़ाई तो इसकी 7.01 मीटर है। तो इतना लंबा और इतना चौड़ा है ये, 11.89 मीटर लंबा और 7.1 मीटर जो है ये चौड़ा है, और तकरीबन 2.5 या 2.44 मीटर कह सकते हैं, 2.44 मीटर इसकी जो है क्या है, गहराई है, गहराई है, ठीक है। तो इसको मतलब आप ऐसे समझिए कि ये एक स्थल बना हुआ है जिसमें आपकी जो गहराई है वो आपकी 2.44 है, लंबाई जो है ये आपकी 11.89 मीटर है, और जो इसकी चौड़ाई है ये चौड़ाई आपकी 7.01 मीटर है। नीचे उतरने के लिए यहां पर जो है इस तरीके से सीढ़ियां बनी हुई हैं, इस तरीके से इस तरफ और इस तरफ जो है, दोनों तरफ जो है आपको सीढ़ियां जो है देखने को मिलती हैं। ये एक और खास बात है जो इस प्लेस को इंपॉर्टेंट बना देती है कि सीढ़ी टाइप की जो चीजें हैं निकटतम सभ्यताओं में ज्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। स्लोप भले देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें बाकायदे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हमको देखने को मिलती हैं, जो कि उत्तर और दक्षिण के रूप की तरफ है। इसमें जो फर्श है उसको पक्के ईंटों के द्वारा बनाया गया है। पास में एक कुआं है जहां से माना जाता है कि वहां से पानी इसमें भरा जाता था। इसमें पानी निकालने के लिए एक आउटलेट भी बना हुआ है जिससे कि वहां से गंदा पानी निकल सके। तो आप समझ सकते हैं कितनी मॉडर्न जो सोच है, टेक्नोलॉजीज हैं, दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो इसमें बनाई गई। इसी स्नानागार के पश्चिम की तरफ देखेंगे तो एक और बड़ा सा भवन देखने को मिलता है
जो कि अन्न रखने के स्थान के रूप में, जैसे हड़प्पा में खोजा गया था, वैसे ही एक अन्नागार जो है आपको यहां पर भी देखने को मिलता है। तो अन्नागार जो हैं वो हमको हड़प्पा से भी देखने को मिले हैं और दूसरी प्लेसेस से भी देखने को मिले हैं, इंपॉर्टेंटली मोहनजोदड़ो से भी देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी इमारत के तौर पर देखा गया है, बहुत बड़ी इमारत है ये भी। इनफैक्ट अगर हम अन्नागार की बात करें तो वो अन्नागार वृहद स्नानागार से भी बहुत बड़ा है। इसकी लंबाई अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 45 मीटर के आसपास है, 45 से 46 मीटर के आसपास, और तकरीबन 15 मीटर के आसपास से चौड़ाई है। तो 45 इंटू 15 का ये आपको अन्नागार देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है कि ये वृहद स्नानागार से भी काफी ज्यादा बड़ा है। स्नानागार के ही आसपास अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा सा पुरोहितावास देखने को मिलता है। विशाल भवन है जिसको इतिहासकारों ने पुरोहितों का आवास या महाविद्यालय इत्यादि की संज्ञा दी है। यह भी बहुत विशाल भवन है। इसके अलावा दुर्ग के दक्षिणी हिस्से की ओर अगर आप देखेंगे तो एक वर्ग के आकार का एक भवन मिला है, जिसमें तकरीबन उसको सभागार का नाम दिया गया है। उसको किसका नाम दिया गया है? सभागार का नाम दिया गया है। तो यहीं से एक सभागार भी देखने को मिलता है, सभागार, जिसमें तकरीबन आपको 20 जो है वो पिलर जैसे स्थल देखने को मिलेंगे, या 20 आपको हम ये कह सकते हैं कि चौकोर स्तंभ आकार के ऊंचे बैठक वाले स्थान देखने को मिलेंगे। तो कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये पिलर रहे होंगे, कुछ लोगों का मानना है कि ऊपर बैठने की एक जगह रही होगी जिसमें बैठ करके लोग चर्चा करते होंगे। बहुत सारी दूसरी चीजें हैं। नाव के आकार की मोहर यहां से मिली है। यूनिकॉर्न जो एक विशेष पहचान है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो चांदी की उसकी जो है मोहरें हमको देखने को मिलती हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कांसे की नर्तकी आप लोगों ने जरूर देखी होगी। वो ऐसे करके डिजाइन बनी हुई है, ऐसे करके, मतलब मैं तो क्या तरीके से बन सकता हूं, लेकिन आपने देखा होगा उस स्टाइल में कांसे की छोटी सी मूर्ति है। अब अगर आप लोगों ने फिल्म देखी हो, एक फिल्म थी मोहनजोदाड़ो करके ही एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में भी इस मूर्ति को दिखाने का प्रयास किया गया था। उस फिल्म में आपको जो है ये बृहद स्नानागार वगैरह सब देखने को मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ द फिल्म जब सारी चीजें डूब रही होती हैं तो उसमें एक सीन दिखाया जाता है कि वो मूर्ति भी जो है वो डूब रही है। पुजारी की मूर्ति है जिसका जो दाढ़ी बना हुआ है बहुत बढ़िया से शेप्ड है, ठीक है। हाथी की खोपड़ी यहां पर देखने को मिली है। एक सींग वाला जो बैल है वो हमको देखने को मिला है। तांबे के हेयर पिन्स हमको यहां से मिले हुए हैं, ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चीज देखने को मिली है यहां से, वो है सूती कपड़े का टुकड़ा, ठीक है। क्या मिला हुआ है? सूती कपड़े का टुकड़ा। तो सूती कपड़े का टुकड़ा भी भाई हमको यहीं से देखने को मिलता है। इसका मतलब ये लोग कपास वगैरह की खेती करते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है जो मोहनजोदड़ो के बारे में हमको देखने को मिलती है। तो आई होप कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहां पर बतानी दिखानी थी वो आपको यहां पर समझ में तकरीबन जो है वो आ गई होगी। इज इट क्लियर? सभी को स्पष्ट है यहां पर सारी बातें? इतनी जो चीज मैंने यहां पर दिखाई, आई होप कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। चलिए अब हम दूसरे प्लेसेस की बात कर लेते हैं दूसरे प्लेसेस की बात कर लेते हैं। दूसरे प्लेसेस की बात करने से पहले भी हम, क्योंकि यहां पर बहुत सारा इस तरीके की चीजें हो गई हैं, तो एक बार और मैप हमें ड्रॉ करना होगा। चलिए हम दोबारा से एक बार मैप ड्रॉ कर लेते हैं, और इस बार बॉर्डर जो है वो हम लाल रख रहे हैं तकरीबन। मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसे इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तकरीबन इस तरीके से आपका ये गुजरात वाला हिस्सा है, ये आप बना सकते हो, ठीक है। और ये ऐसे करते हुए तो ये इंडिया का मैप बनता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है ये इंडिया का मैप बना लेते हैं। मतलब ये नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का ही मैप मैं बार बार बना रहा हूं। उसका रीजन आपको अच्छी तरीके से क्लियर ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं फिर से एक बार इसमें नदियों को भी लोकेट कर लेता हूं, क्योंकि यहां से आपको थोड़ी सी तकरीबन सिंधु नदी इस तरीके से देखने को मिलेगी, और ये आपकी सिंधु नदी हो गई। यहीं से मैंने आपको बताया था कि ये आपकी
तकरीबन चिनाब नदी जाती है, यहीं से आपको मैंने बताया था कि तकरीबन आपकी ये सतलज नदी जाती है, ये आपकी सिंधु नदी हो गई, ठीक है, ये आपकी सतलज हो गई, और ये है हमारी चिनाब नदी, है ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं चिनाब। तो ये कुछ जगहें हैं जो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसमें आप ऑलरेडी लोकेट कर चुके हैं, यहाँ कहीं पे इस तरीके से देखेंगे तो इस जगह पर कहीं पर आप जो है हड़प्पा को लोकेट कर चुके हैं, ये आपकी हड़प्पा है, यहाँ पर हड़प्पा को ऑलरेडी लोकेट कर चुके हैं, और तकरीबन इसी जगह पे कहीं पर आपने जो है आपने जो है यहाँ पे कहीं पे, और तकरीबन आपने यहाँ कहीं पे जो है वो मोहनजोदड़ो को देखा होगा, मोहनजोदड़ो। तो ये दो जो जगहें थी आपकी, इन जगहों पर मैंने आपको ये लोकेट करके दिखा दिया। फिर दो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ से आपकी सिंधु नदी जा ही रही है। अब इसके अलावा कुछ और जगहें हैं जो हम यहाँ पर आपको लोकेट करना चाहेंगे। तो वो कौन कौन सी जगहें हैं उसको अगर हम देखें तो जैसे अगला स्थान में आपका यहाँ से ये जो सिंधु नदी है, इसी के बाएं तट पर आप यहाँ पर इस जगह पे देखेंगे, उसको भी मैं डिफरेंट कलर से ही दिखाना चाहूंगा क्योंकि नया प्लेस है तो नए कलर से दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूं ये जगह है, और ये जगह है चनहूदड़ो, चनहूदड़ो। तो कहीं कहीं चनहूदड़ो लिखा रहता है, चनहूदारो लिखा रहता है, लिखने की भी अलग अलग स्टाइल है, तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में भी लिख करके दिखा देता हूं। जैसे कई जगहों पर चनहूदड़ो इस तरीके से भी लिखा रहता है, चनहूदारो ऐसे भी लिखा रहता है। तो ये सब एक ही चीज है, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, दोनों तरीके से मैंने लिख करके दिखा दिया है। नाम से आपको परेशान नहीं होना है। अब अगर हम चनहूदड़ो की बात करते हैं तो चनहूदड़ो की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के ही सिंधु क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो भी आपका सिंधु रीजन में ही था पाकिस्तान के, तो वहीं पर ही पास में आपको चनहूदड़ो भी देखने को मिल रहा है। तो भाई ये भी कहां पर है, पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के कहां पर, सिंध रीजन में, सिंध प्रांत में, और ये भी सिंधु नदी के ही किनारे आपको देखने को मिल रहा है, सिंधु नदी के बाएं तट पर, मतलब इस तरफ, ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी ऐसे जा रही है तो बाएं तरफ आपको ये देखने को मिल रहा है। और मोहनजोदड़ो के बिल्कुल पास में ही है, तकरीबन जो है 150 या सवा मतलब तकरीबन 120-25 किलोमीटर, 150 नहीं 120-25 किलोमीटर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम में आपको जो है वो चनहूदड़ो देखने को मिल जाता है। एनसी मजूमदार ने इसकी खोज करी थी, और मैके नाम के व्यक्ति के निर्देशन में इसका उत्खनन तकरीबन 1935 के आसपास किया गया था। ये एक ऐसा स्थल है जहां से हड़प्पा सभ्यता के, ध्यान रखेंगे हड़प्पा के नहीं, हड़प्पा सभ्यता के तीनों काल के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के तीनों काल के साक्ष्य। तो तीनों काल के साक्ष्य का मतलब क्या हो गया, कौन कौन से तीन काल हैं? तीन काल आपको मैंने पहले ही बताए हैं, शुरुआत में मैंने बताए हैं, वही प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा के अलावा प्राक हड़प्पा है, इसके अलावा विकसित हड़प्पा है, विकसित, और विकसित हड़प्पा के अलावा आपको मालूम है तो ये दूसरा काल हो गया, और तीसरा काल आपका जो है ये उत्तर हड़प्पा, ठीक है, यानी कि जहां पर हड़प्पा खत्म होते हुए हमको दिखाई दे रहा है, जिसमें अंततः जो है थोड़े बहुत लोहे के प्रमाण हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेस है चनहूदड़ो जहां से तीनों स्थल के जो हमको प्लेसेस जो हैं हमको उसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्लेस थोड़ा शिल्प उत्पादन में ज्यादा संलग्न रहा होगा। उसका रीजन ये है कि यहां से जो मिलने वाली चीजें हैं वो शिल्पकारी वाली ज्यादा है, मणिकारी वहां से बहुत ज्यादा मिलती है, मनके बहुत मिलते हैं, नापने तौलने के लिए जो बटखरे इत्यादि हैं उनका प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये शिल्पकारी क्षेत्र रहा होगा, ये इस सभ्यता का शिल्प निर्माण कला का ये प्रमुख केंद्र है जो हमको देखने को मिलता है। यहां से सीप या शंख जो है उसके उसकी कटाई छटाई वगैरह जो होती है उसके हमको यहां पर अवशेष देखने को मिलते हैं। शंख कटाई, शंख
कटाई के अवशेष देखने को मिलते हैं, कटाई छटाई। यहां से धातु कर्म के भी अवशेष हमको देखने को मिलते हैं, धातु कर्म। यानी कि कुल मिलाकर के ये इंडस्ट्रियल टाइप का एरिया रहा होगा, तो कुछ इंडस्ट्री वाली जो चीजें हैं वो भी हमको यहां पर देखने को मिलती हैं, इंडस्ट्रियल टाइप की जो चीजें वो भी देखने को मिलती हैं। मनका के बनाने वाले जो कारखाने हैं वो भी हमको यहीं पर देखने को मिलते हैं। मनका बनाने का कारखाना ये भी हमको यहीं से देखने को मिलता है, जो कि चन्हुदड़ो में ही स्थित है। तो ऐसी इसीलिए पहले ही कहा गया कि ये काफी ज्यादा इस रूप में जाना जाएगा कि यहाँ पर शिल्प निर्माण वाली जो चीजें हैं वो बहुत देखने को मिलती हैं। एक बहुत ही फेमस, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की चीज है, शायद मतलब इसको निर्मित तो नहीं किया गया होगा, पर जिस समय ये बनाया गया होगा, एक ईंट मिली है जिस पर बिल्ली के पंजे के निशान है आगे आगे, और उसके पीछे जो है कुत्ते के पंजे के निशान है। अब ये बनाया गया है या फिर ये बन गया है, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक ईंट है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये इसके जो पदचिन्ह है, पदचिन्ह मिले हैं, पदचिन्ह का मतलब हो गया पैरों के निशान जो है वो हमको देखने को मिले, पंजे के जो निशान है वो देखने को मिले, तो शायद बाय द वे छप गए होंगे। जैसे हम लोग के नहीं देखते हैं, सड़क बनती है तो कोई साइकिल उस पर चला जाता है, तो वो उसके टायर के निशान हमेशा उस नई सड़क पे बने रह जाते हैं, या कोई बाइक चला जाता है तो उसके बाइक के पहिए के निशान उस पर पड़े रहते हैं। कुछ इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका बहुत इंटरेस्ट इस चीज में होगा कि ये लोग भी बहुत शानदार तरीके से, मतलब आज की ही आधुनिक युग की तरह, शायद उस समय भी लैक्मे इंडस्ट्री रही होगी, ठीक है, वो प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं वो देखने को मिलती हैं, लाली, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, स्याही, दवात, ये तमाम सारी चीजों के साक्ष्य हमको यहीं पर देखने को मिलते हैं। यहीं से एक मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल बने हुए हैं, और 3 घड़ियाल के साथ साथ 2 मछलियां भी चित्रांकित की गई हैं। तो चन्हुदड़ो से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमको यहां से देखने को मिलती हैं, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये था कि हम आपको ये बता सकें कि चन्हुदड़ो जो है वो कहां पर स्थित है, ठीक है। चन्हुदड़ो के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस जो कि राजस्थान में गंगानगर में पड़ता है, उसका नाम है कालीबंगा। तो चलिए मैं आपको कालीबंगा लोकेट करके दिखाता हूं विद अ डिफरेंट कलर, समथिंग लाइक रेड, ठीक है। तो कालीबंगा यहां कहीं से आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान का ये इलाका है कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा ये इलाका है जो आपको राजस्थान से देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको चन्हुदड़ो के बारे में दिखाया कि भाई चन्हुदड़ो जो है ये आपका, ये चन्हुदड़ो है। इसी तरीके से मैं आपको कालीबंगा के पास ले चलता हूं, आइए कालीबंगा। तो मैंने बताया कालीबंगा कहां है, कालीबंगा आपका लोकेटेड है राजस्थान, राजस्थान में एक जगह है गंगानगर, ठीक है, गंगानगर। ये जो गंगानगर जगह है, इसको जो है कुछ लोग आजकल हनुमानगढ़ के नाम से भी, हनुमानगढ़ी के नाम से भी जानते हैं। यहां से एक नदी गुजरा करती थी, घग्घर, जिसको उस समय सरस्वती नदी के नाम, मतलब उस समय का मतलब पहले इसको सरस्वती के नाम से भी जाना जाता था, सरस्वती, और ये विलुप्त हो गई है, सूख गई है। तो ये सरस्वती या घग्घर नदी के किनारे जो है आपको कालीबंगा देखने को मिलेगा, एंड दिस इज द प्लेस जिसको हम लोग कह रहे हैं कालीबंगा, ठीक है। ये हमारा कालीबंगा है, और ये वाला जो प्लेस उधर मैंने बनाया है वो चन्हुदड़ो वाला बनाया। घग्घर प्राचीन सरस्वती नदी के तट के किनारे हमको ये देखने को मिलता है। 1953 में इसकी खोज जो है एन घोष ने करी हुई थी। बीबी लाल जो है इसके उत्खननकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, बहुत सारे दूसरे लोग भी थे। यहां से भी 2 तरीके के टीले प्राप्त होते हैं, रक्षा प्राचीरों से वो घिरे हुए हैं, 2 के दोनों रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। पूर्वी हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है, कालीबंगा वाला क्षेत्र जो है उसको हम लोग प्रथम कालीबंगा के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी हिस्सा जो है वो भी फेंस्ड है, उसको भी बनाया गया है। खास बात यह है कि यहाँ पर प्राक सभ्यता जो है, प्राक जो हड़प्पा सभ्यता है, प्राक हड़प्पा सभ्यता, और प्राक के साथ साथ विकसित हड़प्पा सभ्यता,
विकसित हड़प्पा, इनके जो है हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यानी कि एक ऐसा क्रम हमको देखने को मिलता है जिसमें हम प्राक से लेकर के यानी अर्ली हड़प्पा से लेकर के मिडिल हड़प्पा तक की सारी चीजें हम यहां पर देख पाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये यहां से जुते हुए खेत, कालीबंगा से आपको जुते हुए खेत, यानी खेतों की वो जुताई कर रहे हैं, फसल उत्पादन हो रहा है अच्छी तरीके से, ये हमको देखने को मिला है। इसके अलावा लकड़ी की नाली हमको देखने को मिली है। नाली मतलब पानी निकलने की जो जगह है, वो एकमात्र जगह है जहां से लकड़ी की नाली हमको देखने को मिली है। हवन कुंडों की संख्या काफी ज्यादा मात्रा में है, तकरीबन 7 हवन कुंड यहां से हमको देखने को मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा हवन कुंड तो है ही, हवन कुंड हमको देखने को मिले हैं। हवन कुंडों के अलावा अगर आप देखेंगे तो क्योंकि ये जगह है कालीबंगा को कालीबंगन या काली चूड़ी के लिए जाना जाता है, काली चूड़ियां, तो काली चूड़ियों के साक्ष्य भी हमको यहां से देखने को मिले हैं। इसके अलावा शवाधान की 3 विधियां, शवाधान की 3 विधियां यानी दफनाना जिसमें है, मतलब एक प्रक्रिया तो आपकी दफनाने वाली है कि शव को दफना दिया। इसके अलावा जो है एक में है जला देना, मतलब शरीर को जो है जैसे हिंदू सभ्यताओं में देखने को मिलता है जलाना। और एक प्रक्रिया और है जिसमें पहले शायद जो है इस जीव को रख दिया गया होगा, उसको बोल सकते हैं कि आधे दफनाने की प्रक्रिया है, आधा दफनाने की प्रक्रिया। उसमें पहले क्या किया जाता है कि जो शव है उसको छोड़ा गया और छोड़ने जाने के बाद उसको जीवों ने उसका भक्षण किया होगा और जो शेष है, अवशेष जो है, उस अवशेष को दफनाया गया। तो ऐसा कुछ प्रमाण हमको जो है इन जगहों से देखने को मिलता है जो कि कालीबंगा के नाम से यहां पर जाना जा रहा है। ठीक है, तो 3 विधियां हैं दफनाने की, तो ये हमको कालीबंगा से देखने को मिलती है। कालीबंगा के अलावा एक और महत्वपूर्ण स्थल की तरफ चलिए जरा बढ़ने का प्रयास करते हैं और उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे, और इसको भी मैं कुछ किसी दूसरे डिफरेंट कलर से दिखाना चाहूंगा। आइए देख लेते हैं क्या है वो डिफरेंट कलर, मिलेगा भी या नहीं, मतलब लाइट है तो शायद ना मिले, पर चलिए देख लेते हैं, किसी और कलर से देख लेते हैं, है ना। तो हम लोग इसमें यहां पर एक जगह देखने को मिलेगा, इस जगह पर ये एक जगह है जिसका नाम है लोथल। यहां पर एक जगह मिलेगी लोथल। लोथल के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लोथल, तो ये हमारा हिस्सा जो है इसका हो गया, ये हमारा चन्होदड़ो हो गया, ये आपका कालीबंगा हो गया। 2 प्लेस आपके यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब हम अगला जो प्लेस ले रहे हैं वो आपका क्या है, लोथल है। लोथल जो जगह है उसके नाम का ही अर्थ है मुर्दों का नगर, इसको हम लोग मुर्दों का नगर कहते हैं, मुर्दों का नगर, शाब्दिक अर्थ है ये। ठीक है, मुर्दों का नगर, ये लोथल। और लोथल आपका लोकेटेड कहां होगा, अगर इसके लोकेशन की बात करते हैं तो गुजरात में यहां पर ये जो जगह आप देख रहे हैं ये अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद गुजरात, स्वाभाविक सी बात है, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि अहमदाबाद गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में, ये भी आपको मालूम ही है। ये अहमदाबाद में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है, वहां के एक गांव के पास में स्थित है ये। साबरमती और भोगवा नदी यहां पर आकर के मिलती हैं, उसके संगम के आसपास तकरीबन देखने को मिलता है, या कुछ भोगवा नदी के पास से देखने को मिलता है। तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1954 के आसपास इसकी खोज करी गई थी और 1957 के आसपास जो है इसका उत्खनन जो है वो शुरू हो चुका था। यहां पर भी 2 टीले हमको देखने को मिलते हैं, घेरे में देखने को मिलते हैं, नगर के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक दुर्ग वाला इलाका है। और इस दुर्ग का जो ये जो इलाका है ये इस जगह के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और माना जाता है कि यहां पर शायद शासक वर्ग रहते रहे होंगे, ऐसे कुछ अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से काफी घनिष्ठ संबंध के भी हमको साक्ष्य यहां पर देखने को मिलते हैं। जो इसके बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानने लायक बात है वो ये है कि ये
इस सभ्यता का एकमात्र गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड है जहां से इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो ये गोदीवाड़ा है, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा मतलब ये हो गया गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड, ठीक है। और ये काफी अच्छी तरीके से निर्मित किया गया, मतलब मैनमेड है, ये काफी गहरा और काफी पुराना, तकरीबन 3.5 मीटर इसकी गहराई है और इसकी जो इस गोदीवाड़ा की जो लंबाई है वो तकरीबन 214 है। तो 214 बाई 36 बाई 3.3 मीटर, तकरीबन ये हम कह सकते हैं इस लोथल का जो बंदरगाह है उस बंदरगाह का ये आपको सीमांकन देखने को उस तरीके से मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है उनके बीच में समुद्री व्यापार यहीं से होता था। यहां से गोल आकार की, चौकोर आकार की अग्निवेदिकाएं भी देखने को मिली हैं, कमरे देखने को मिले हैं जो कतार में बने हुए हैं जिनको स्नानागार, और यहां से तकरीबन 12 स्नानागार लाइन से बने हुए हैं। स्नानागारों की संख्या यहां से बहुत मिली। अनाज पीसने की चक्की हमको देखने को मिलती है, बहुत सारे गोरिल्ला की मृण मूर्ति हमको देखने को मिली है। एक मोहर मिली है जिसमें 2 मुहा राक्षस है, 2 मुहा राक्षस वाला मोहर देखने को मिली है, और वो मोहर फारस से आई होगी ऐसा माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने बचपन में पंचतंत्र की कहानियां जरूर पढ़ी होंगी, और पंचतंत्र की कहानियां जब पढ़ी हैं तो आप लोगों ने उसमें चालाक लोमड़ी या सारस वाली कहानी निश्चित तौर पर पढ़ी होगी। तो पंचतंत्र की एक कहानी का पात्र इसमें जो है वो निर्मित है। पंचतंत्र, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी का आपको देखने को मिलेगा यहां पर साक्ष्य। एक मोहर पे उस तरीके की चित्र अंकित हैं जिसको हम लोग कभी इस कहानी के रूप में पढ़ते थे। हाथी दांत का पैमाना भी आपको यहीं से देखने को मिलता है। तो हाथी दांत का पैमाना भी हमको कहां से देखने को मिल रहा है? इसी लोथल से। ये जो प्रांत आपको देखने को मिल रहा है वो ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब यहीं पर एक और जगह हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे, इसी से थोड़ा सा ऊपर हमको देखने को मिलेगी, जो कि गुजरात में ही स्थित है, जिसका नाम है धौलावीरा। ठीक है, इसका नाम क्या है? धौलावीरा। तो एक जगह हमने आपको ये लोकेट करके दिखाई, एक जगह यहां पर लोकेट करके दिखा देता हूं जो कि आपका धौलावीरा के नाम से जानी जाएगी। ये आपकी धौलावीरा है। ठीक है, तो चलिए जरा धौलावीरा के बारे में जान लेते हैं कुछ चीजें। धौलावीरा क्या है? धौलावीरा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है, लेकिन इसके बारे में लिखेंगे कहां पर? जगह इस तरफ अगर बनाएंगे तो मैप कवर्ड ना हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, बना लेते हैं इस जगह पर। धौलावीरा यहां पर क्रिएट कर लेते हैं। धौलावीरा के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स यहां पर मैं बता देता हूं। धौलावीरा समझ में आ रहा है ना? लोकेशन दिख रही है आपको स्पष्ट रूप तौर से। धौलावीरा 2 शब्दों से बना है, धौल यानी धवल यानी सफेद यानी श्वेत, और वीरा जिसे कुआं कहा जाता है। तो इसके नाम का अर्थ हो गया सफेद कुआं। लोकेशन आप देखेंगे तो ये धौलावीरा जो है आपको कच्छ के रण में देखने को मिल रहा है, और ये कच्छ का रण जो है ये कहां पर है? कहीं और नहीं, गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, तो गुजरात में ये लोथल है जो अहमदाबाद के पास में स्थित है, और धौलावीरा जो है ये कच्छ के रण में स्थित है। 1990-91 के आसपास इसका उत्खनन जो है वो कार्य शुरू हुआ था आर.एस. बिस्ट के द्वारा। यहां से भी बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिली हैं। विशेष बात यह है कि ये एक ऐसा स्थल है जिसको आयताकार रूप में देखा गया है और 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें से एक भाग दुर्ग का है, वही जिसको हम सिटाडल वगैरह कहते हैं, जिसको हमेशा से हम दुर्ग कहते आए हैं। एक मध्य भाग है और एक निचला नगर है, लोअर। तो मिडिल एंड लोअर सिटीज हमको यहां पर देखने को मिली हैं, और सिटाडल जो कि उच्च वर्ग के लोगों का जगह रहा होगा, दुर्ग जिसको कहा जा सकता है, वो देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर इस सभ्यता को भी प्राक और विकसित, प्राक से लेकर के विकसित हड़प्पा तक के जो साक्ष्य हैं वो हमको यहां पर, विकसित हड़प्पा तक के जो साक्ष्य हैं वो हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो प्राक हड़प्पा से लेकर के विकसित हड़प्पा के डेवलपमेंट्स जो हैं वो यहां के साक्ष्यों से देखने को मिलते हैं। और यहां से बहुत सारी दूसरी चीजें भी मिली हैं, जैसे कि सफेद पत्थर के निर्मित पिलर हैं यहां पर, और पत्थर से निर्मित पिलर, इसका मतलब ये हो गया कि पाषाण निर्मित जो पिलर हैं
स्तंभ जो हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। इतिहासकारों का कहना है कि इस प्रकार की जो स्थापत्य कला है, पत्थरों की जो स्थापत्य कला है, उसका ये पहला प्रमाण है, ऐसा देखने को हमको मिलता है। यहां तक कि यही वो प्लेस है जहां से हड़प्पा सभ्यता के प्राचीनतम खगोलीय जो प्रक्षेपण है, यानी कि शायद इन लोगों का विश्वास भी खगोल दर्शन में रहा होगा, तो खगोलीय पर्यवेक्षण शाला के कुछ साक्ष्य हमको यहां से देखने को मिलते हैं। ये वही इंपॉर्टेंट धौलावीरा जगह है, बहुत ही फेमस जगह है ये धौलावीरा। हमेशा ये अक्सर जो है न्यूज में भी रहती है, इसके एक्सकवेशन में बहुत सारी नई नई चीजें भी देखने को मिलती रहती हैं। अभी कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में पता चला था कि यहाँ से एक पट्टिका मिली हुई है जिसपे बहुत बड़े बड़े कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। शायद ये किसी चेतावनी या किसी सूचना का प्रमाण देते हैं। तो धौलावीरा से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिखित जो लिपि है, उस लिपि की जानकारी भी हमको धौलावीरा से मिलती है। ठीक है, कुछ अन्य प्लेसेस की बात कर लेते हैं। तो उसमें हमको फिर से थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा मैपिंग यहां पर करनी पड़ेगी। जितनी बार मैपिंग हो रही उतना बार आपके लिए अच्छा ही है। ठीक है, अब फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि ज्यादा टाइम हमको ना लगे देखने में। 1 मिनट। ठीक है, इसी कलर से कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है उधर से आते हुए ऐसे करके तो ये यहाँ पर हमारा जो है गुजरात वाला रीजन बन गया। ठीक है, और इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इधर से ही ऐसे करके। ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, थोड़ा सा दबा हुआ सा ऊपर का जम्मू कश्मीर इलाका बन गया है, पर कोई बात नहीं, आपको देखने में समझ में आएगा। सिंधु नदी इस बार केवल हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि आपको जो लोकेशन है वो समझ में आ जाए कि सिंधु नदी के पास से किस तरीके से ये सभ्यता हमारी जा रही है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे सिंधु नदी के रूप में जान सकते हैं। ठीक, यहीं से आपको ये मान लेते हैं कि ये गंगा नदी यहाँ से जा रही होगी, यहीं से कहीं से आपको जो है यमुना नदी जाते हुए देखने को मिलेगी। तो ये गंगा यमुना है ना, ये यमुना है, ये आपकी गंगा नदी है। ठीक है, ये सिंधु नदी। ये जो महत्वपूर्ण नदियां थी मैंने आपको बता दी। महत्वपूर्ण स्थल एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। आपको मालूम है कि यहाँ पे कहीं पे हड़प्पा जगह आपको देखने को मिली थी, और यहाँ कहीं पे आपको मोहनजोदड़ो जगह देखने को मिली थी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इस जगह पे कहीं पर, और आपने जो है तकरीबन देखा होगा कि यहाँ कहीं पे आपको लोथल जगह देखने को मिली थी, लोथल है ना, लोथल मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको तकरीबन, और कहीं यहाँ पर आपको कालीबंगा मैंने दिखाया था, कालीबंगा जो जगह थी वो दिखाई थी। कुछ इस तरीके के प्लेसेस हमको देखने को मिले थे। चलिए अब इसके, ये सिंधु नदी है भाई, ध्यान रखेंगे ये सारी सिंधु नदी है, और यहीं से आपको एक, मैंने आपको बताया हमेशा, एक नदी जा रही है और यहाँ से एक नदी जा रही है जो कि सतलज है। तो सतलज है और ये मैंने आपको चिनाब नदी बनाई है, चिनाब, और ये आपकी सतलज। ठीक है, तो चिनाब हो गई, सतलज हो गई, सिंधु हो गई। महत्वपूर्ण नदियां और महत्वपूर्ण प्लेसेस जो मैंने पहले दिखाए हैं वो मैंने आपको लोकेट कर दिए हैं। चलिए अब कुछ दूसरे प्लेसेस की बात कर लेते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट जगह है राखीगढ़ी। तो समथिंग यहीं कालीबंगा के आगे इस जगह पर कहीं पर आपको राखीगढ़ी देखने को मिलेगी, राखीगढ़ी। ठीक है, तो राखीगढ़ी दिख रही है ये जगह। राखीगढ़ी के बारे में अगर हम बात करें तो ये हरियाणा में जगह पड़ती है। ठीक है, ये जगह मैं आपको इस जगह पे लोकेट कर दे रहा हूं, हरियाणा, हरियाणा। राखीगढ़ी आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी। हरियाणा में एक जगह है जींद, जींद के पास से घग्गर नदी होकर के गुजरती है, वही सरस्वती नदी का तट है, वहां से हमको ये देखने को मिलेगा। तो आपको जगह याद रखनी है जींद, जींद जो जगह है ये आपको ध्यान रखनी है, हरियाणा का जींद प्रांत है, वहां से हमको राखीगढ़ी का स्थान देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल हमको यहां से देखने को मिलता है, और प्राक और विकसित सभ्यता के लोकेशंस हमको यहां पर देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि यहां से एक ताबूत प्राप्त हुआ है। उस ताबूत की खासियत यह है
यहां से एक ताबूत प्राप्त हुआ है। इस ताबूत की खासियत यह है कि लकड़ी का बना हुआ ताबूत है, लेकिन इसमें जो पहिए लगे हुए हैं, पहिए जो हैं वो टेराकोटा के हैं। टेराकोटा के लगे हुए पहिए हमको देखने को मिलते हैं। प्राक सभ्यता से लेकर के विकसित सभ्यता जो है, विकसित जो सभ्यता है, उस विकसित हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण हमको यहां से देखने को मिलेंगे। तो ये हरियाणा के जींद में पड़ने वाला आपका राखीगढ़ी है। इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये भी। राखीगढ़ी के पास में ही आपको एक और प्लेस देखने को मिलेगा जो कि हरियाणा में ही स्थित है, जिसका नाम है भगवानपुरा। तो उसको भी मैं आपको यहां पर रिप्रेजेंट करा देता हूं, लोकेट करा देता हूं। यहां कहीं पर राखीगढ़ी से थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर यहां पर आपको भगवानपुरा देखने को मिलेगा, भगवानपुरा। तो जो भगवानपुरा है भाई, ये भगवानपुरा प्लेस जो है, ये भगवानपुरा भी आपको हरियाणा में ही देखने को मिलेगा, हरियाणा। और हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। कौन नहीं जानता है इस कुरुक्षेत्र के बारे में, है ना। तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र प्रांत में हमको देखने को मिल रहा है। सभ्यता के जब पतन का समय आया, यानी जिसको हम कह सकते हैं उत्तर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा जो है, उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य हमको यहां से देखने को मिलते हैं। तो ये उत्तर हड़प्पा का लोकेशन है, भगवानपुरा जो है ये उत्तर हड़प्पा का लोकेशन के तौर पर जाना जाता है। उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य हमको यहां से देखने को मिलते हैं। एक और खास बात यहां से ये है कि कई रंगों की चूड़ियां हमको यहां से, काली है, सफेद है, थोड़ी सी नीली या आसमानी रंग कह सकते हैं, उस रंगों की चूड़ियों के टुकड़े हमको देखने को मिले हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये भगवानपुरा ही लोकेशन है। अब देखिए, नाम कुरुक्षेत्र है और आपको इससे याद रखने में आसानी होगी। ऋग्वैदिक काल के पेंटेड ग्रे वेयर्स जो हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक काल के जो चित्रित धूसर मृदभांड है, पीजीडब्ल्यू मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, पीजीडब्ल्यू का मतलब हो गया पेंटेड ग्रे वेयर्स, चित्रित धूसर मृदभांड, ऋग्वैदिक काल के हैं ये, ऋग्वैदिक काल के। तो ऋग्वैदिक काल के चित्रित धूसर मृदभांड जो हैं वो भी हमको यहां से देखने को मिलते हैं, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र में स्थित भगवानपुरा से पाए गए। एक और लोकेशन है जो हरियाणा से ही बिलोंग करती है और वो है बनवाली। तो अब भगवानपुर से या राखीगढ़ी के पास में ही अगर आप देखोगे तो एक लोकेशन मैं यहां पे और ड्रॉ कर देता हूं। ये है आपका जगह, ये वाली जो जगह है ये आपकी बनवाली है, बनवाली। ये आपको सही से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखिएगा, अच्छे कह सकते हैं कि एचडी व्यू करके इसको देखिएगा, अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। बनवाली, तो बनवाली ये भी आपका हरियाणा में है। बनवाली, बनवाली लोकेशन जो है ये भी आपकी हरियाणा में है और हरियाणा में ये हिसार में स्थित है, हिसार हरियाणा। तो हिसार हरियाणा में जाकर के आप देखेंगे तो आपको ये बनवाली लोकेशन दिखाई देगी। बनवाली की खासियत, ये भी घग्गर नदी के तट पर है, ठीक है, और इसको भी आरएस बिस्ट के द्वारा तकरीबन 1973 के आसपास खोजा वगैरह गया था। और इसमें जो है तीनों हड़प्पा के साक्ष्य हमको देखने को मिलेंगे। तीनों हड़प्पा का मतलब क्या हो गया, प्राक, विकसित और उत्तर हड़प्पा। ये तीनों हड़प्पा के साक्ष्य हमको यहां से देखने को मिलते हैं। अन्य प्लेसेस में भी मैंने कुछ जगहें मैंने आपको बताई थी जो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां से कई सारे अग्निकुंड हमको देखने को मिले हैं, स्त्री की मूर्तियां देखने को मिली हैं, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां देखने को मिली हैं। तो ये इसकी कुछ खास बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ के इंपॉर्टेंट जो फेमस चीज जो मिली है वो है मिट्टी का हल। मिट्टी का, टेराकोटा मिट्टी है तो मिट्टी का हल यहां से हमको देखने को मिला है। और ये जगह कौन सी है, बनावली। तो बनावली से भी हमको हल देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और जगह थी जो कि मुझे पहले ही दिखा देनी चाहिए थी, जहां पे लोथल है। इसी लोथल वाले इलाके में हम, गुजरात वाला इलाका है लोथल, गुजरात के ही इलाके में एक और जगह हमको देखने को मिलेगी, सुरकोटड़ा। गुजरात में कच्छ के पास में हमको देखने को मिलेगी सुरकोटड़ा, ठीक है। यहां पे मैं बना देता हूं, ये कच्छ वाला जो इलाका है, सुरकोटड़ा। मैंने धौलावीरा भी आपको
कोटड़ा। तो सुरकोटदा कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं सुरकोटड़ा लिखा रहता है, तो ड़ा या दा का प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा कि क्या है। ये भी गुजरात के कच्छ में स्थित है, ठीक है। इसकी भी प्लेस अगर आप देखेंगे तो ये हमको कच्छ गुजरात में देखने को मिलेगी, और इस जगह का नाम क्या है, सुरकोट। अब यहां पे ड़ा लिख दिया है तो यहां पे मैं दा लिख देता हूं, जिससे आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएं कि यहां पर सुरकोटदा या सुरकोटड़ा एक ही बात है, कोई अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही तरीके की चीजें। गणपत जोशी द्वारा इसको खोजा गया था। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो साक्ष्य यहां से मिला है वो है घोड़े का अस्थि पंजर। अस्थि पंजर, अस्थि पंजर मतलब घोड़े की हड्डियां हमको यहां से देखने को मिली, घोड़े का अस्थि पंजर हमको देखने को यहां से मिला है। ये भी हमारा जो है कलश समाधान को रिप्रेजेंट करता है। पत्तन के कुछ अवशेष, यानी कि नगर पत्तन जिसको बोल सकते हैं, उसके कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। लोथल की तरह ये भी जो है दुर्ग और इसका जो दुर्ग और निचला जो हिस्सा है वो एक ही प्राचीर से घिरा हुआ है। इस तरीके के कुछ साक्ष्यों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा और उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर की तरफ चल करके इसमें एक और इंपॉर्टेंट जगह के खोज करते हैं। चिनाब नदी के ऊपर हमको यहां पर देखने को मिलेगा मांडा, ठीक है। यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, मांडा। मांडा ये जो जगह है, इसको मैं यहां पे लिख देना चाहता हूं, मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में आपको स्थित है, मालूम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले भी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जम्मू में एक जगह पड़ती है अखनूर, चिनाब नदी के पास में अखनूर जगह पड़ती है, अखनूर जम्मू, ठीक है। और नदी कौन सी है, चिनाब। तो चिनाब नदी के तट पर हमको ये अखनूर के किनारे हमको देखने को मिलेगा। जगपत जोशी जी ने इसकी भी खोज करी है। यहां से भी प्राक विकसित हड़प्पा सभ्यता के हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मुख्य साक्ष्य की अगर हम बात करें तो यहां से एक हड्डी निर्मित बाणाग्र देखने को मिलता है। बाणाग्र, बाणाग्र मतलब बाण का आगे का हिस्सा, तीर का जो आगे का नुकीला भाग जो होता है वो देखने को मिला है। इसके अलावा ये जगह फेमस है उत्तरतम ज्ञात बिंदु के रूप में। उत्तरतम ज्ञात बिंदु, हड़प्पा सभ्यता का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है, नॉर्दर्न मोस्ट नोन पॉइंट जो है, वो मांडा के रूप में ही जाना जाता है। इसके अलावा एक और जगह आपको मैं बताना चाहूंगा जो कि उत्तर में ही स्थित है, या उत्तर प्रदेश में स्थित है, और वो जगह यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जैसे ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है मांडा, उसी तरीके से हम इसको देखेंगे तो ये पूर्वी ज्ञात बिंदु है, जो कि हिंडन नदी के किनारे हमको देखने को मिलता है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे जो है ये स्थित है। उत्तर प्रदेश की ये लोकेशन है, यूपी की लोकेशन है। उत्तर प्रदेश में मेरठ जो है, मेरठ के पास में स्थित ये लोकेशन है, जो कि आलमगीरपुर के नाम से जानी जाती है। यहां से भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। सबसे पूर्वी भाग तो है ही। इसके अलावा आलमगीरपुर की बात करेंगे तो आलमगीरपुर से हमको सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य के अलावा यहां पर एक मतलब चौका टाइप की, चौक जिसको बोलते हैं, इस पर रोटी बेली जाती है। वो रोटी बेलने वाली जो जगह है, रोटी बेलने वाली जो चौकी होती है, वो हमको यहां से मिली है। रोटी बेलने वाली जो चौकी होती, चौकी, उसको सब जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अब पता नहीं आपके यहाँ किस नाम से पुकारा जाता है, मुझे मालूम नहीं। ये चौकी है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे प्लेसेस और हैं, उसको भी इसी मैप में मैं कोशिश करूंगा कि आपको लोकेट करके दिखा दूं। जैसे कि दक्षिण की तरफ जब आप आएंगे तो ये यहां से ऐसे करके एक नदी जा रही है, जिसको हम लोग गोदावरी नदी के रूप में जान रहे हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ये गोदावरी नदी जा रही है। इसी की एक सहायक नदी है आपकी ये प्रवरा, ठीक है। ये प्रवरा एक सहायक नदी है। यहीं पर स्थित है एक जगह जिसका नाम है दैमाबाद।
यहीं पर स्थित है एक जगह जिसका नाम क्या है, दैमाबाद। अब दैमाबाद की लोकेशन आपको दिख गई है, दक्षिण में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र में अहमदनगर के पास में ये लोकेशन स्थित है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है लोकेशन, जो कि दैमाबाद के नाम से जानी जाती है। प्रवरा नदी के बाएं तट पर हमको ये देखने को मिलती है। कुछ कांसे की वस्तुएं यहां पर हमको, कांसे के बर्तन, कांसे की वस्तुएं जो है हमको यहां से देखने को मिली। कांसे की वस्तुएं, कांसे के कुछ निर्मित जो चीजें हैं उनके साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रोपड़ एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो कि पंजाब में स्थित है। रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे है। यहां पर कहीं पर आपको मैं रोपड़ दिखा सकता हूं, ये है रोपड़, ठीक है। ये आपका रोपड़ कहां है, पंजाब में। मैं इसकी लोकेशन, एक मिनट, इसको मैं जो है कहां दिखा दूं भाई, आओ इधर कहीं दिखा देते हैं। रोपड़, रोपड़ की बात कर लेंगे तो रोपड़ आपका कहां पर स्थित है, पंजाब में। और ये पंजाब में सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। रोपड़, रोपड़ जो है खास तौर से जाना जाता है इसलिए क्योंकि यहां से हमको कब्र मिली हैं जिसमें मनुष्य और कुत्ते को एक साथ, उसका शायद पालतू कुत्ता है, मानव के साथ में कुत्ते, मानव के साथ में उसका जो पेट एनिमल है, शायद जो भी रहा होगा, कुत्ता ही है वो, इसको शव क्या बोलते हैं उसको, कब्र है ना, कब्र में, एक कब्र में, एक कब्र में ये देखने को मिले हैं। तो शायद ये अपने पालतू जीव के साथ इसको दफनाया गया है, ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां से रोपड़ से ही चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के सिक्के भी देखने को मिलते हैं। ये भी एक अजीबोगरीब बात है, ठीक है। सतलज नदी के किनारे से रोपड़। इसी के तरीके से एक और जगह हमको देखने को मिलेगी, पाकिस्तान में एक जगह है जिसको हम कोट दीजी के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने चनहुदड़ो देखा था, उसी तरीके से चनहुदड़ो से ठीक ऊपर आपको एक जगह देखने को मिलेगी, कोट दीजी। तो ये आपकी जो लोकेशन है ये कोट दीजी की है, कोट दीजी। कोट दीजी आपको सिंधु में देखने को मिलेगी, सिंधु या सिंध रीजन जो है, सॉरी, और सिंध रीजन में सिंधु नदी के थोड़ा सा दूरी पर स्थित है, एकदम किनारे पर तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा दूरी पर स्थित एक जगह है। यहां से भी प्राक और विकसित हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। रंगीन चूड़ियों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, बाणाग्र देखने को मिलता है, पत्थर का बाण का अगला हिस्सा, पत्थर का बाणाग्र हमको देखने को मिलता है, बाणाग्र। चौकी देखने को मिलती है, चक्की जिसको बोलते हैं, चक्की जो है वो देखने को मिलती है, पीसने के लिए शायद चक्की का इस्तेमाल करते थे, वो जगह हमको यहां से देखने को मिलती है। आमरी संस्कृति यहीं पर पास में स्थित है, वो भी पाकिस्तान में ही है, वो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जिसको हम लोग आमरी के नाम से जानते हैं। यहां पर कहीं पर चनहुदड़ो के पास में ही आपको आमरी देखने को मिलेगा। तो आमरी भी यहीं पर लोकेटेड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट जगह है। आमरी की अगर हम बात करें तो ये भी सिंधु नदी के किनारे ही है। यहां से बारहसिंघा जो है, बारहसिंघा के साक्ष्य हमको देखने को मिले हैं, उसकी हड्डियां जो हैं वो देखने को मिली हैं बारहसिंघा की। सिंधु नदी के तट पर यह भी स्थित है। यहीं पर एक और जगह हमको देखने को मिलेगी, बालाकोट। इसी से मतलब सिंध रीजन के पास में ही हमको देखने को मिलेगा बालाकोट। बालाकोट नाम तो सुना ही होगा आपने, यहां बालाकोट का नाम सुना है, बलूचिस्तान वाला इलाका है। ये बंदरगाह के रूप में या बंदरगाह नगर के रूप में इसको जाना जाता है। शंख की निर्मित जो वस्तुएं हैं उसके निर्माण का यह विशिष्ट केंद्र माना जा सकता है। इसी से थोड़ा ऊपर और चलेंगे तो हमको एक जगह और देखने को मिलेगी जो कि यहां पर आप देखते हैं, नौसारो के नाम से जानी जाती है। नौसारो के नाम से जानी जाती है, ये प्लेस है नौसारो। ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत ही फेमस प्लेस रहा है, जहां से मिट्टी की मूर्तियां बहुत ज्यादा मात्रा में मिली हैं। और एक मूर्ति मिली है इसमें मिट्टी की, जो कि महिला की है, मिट्टी की स्त्री की मूर्ति मिली है। और स्त्री की मूर्ति की खासियत यह है कि इसने लाल रंग का सिंदूर लगाया हुआ है, तो इसकी मांग में सिंदूर है, मांग में सिंदूर इसमें भरा हुआ है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरीके से एक और जगह है, हरियाणा में जगह पड़ती है भिवानी। भिवानी के पास में ही एक जगह है, भिवानी के पास में ही एक और हमको जगह देखने को मिलती है,
और वो जगह कौन सी होगी भैया, यहां पे मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं, ये है भिवानी। मित्ताथल, मित्ताथल ये जगह है, ये हरियाणा के भिवानी में आपको मिलेगा। इसका भी काफी अच्छा इतिहास है, भिवानी का दूसरा तरीके का इतिहास है, हड़प्पा का नहीं, लेकिन मैं इसको बाद में आगे कभी बताऊंगा। तो हरियाणा के भिवानी में ही ये, इसमें इसकी खासियत ये है कि हड़प्पा के तीनों जो स्टेजेस हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। तांबे की कुल्हाड़ी यहां से मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी हमको यहां से देखने को मिली। यहीं पर आपको एक जगह हरियाणा में देखने को मिलेगी, इसी जगह पर सारा मतलब बहुत सारे लोकेशंस हो गए एक ही जगह पर, तो यहीं पर मैं लाइन खींच करके ड्रॉ करके स्पेशली आपको दिखा दे रहा हूं। ये जो जगह है, इस जगह पे एक जगह का नाम है कुणाल। कुणाल जो है ये भी हरियाणा का हिस्सा है, HR लिख दे रहा हूं, HR का मतलब हो गया हरियाणा। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, वहां से आपको कुणाल में एक खास चीज देखने को मिलेगी, और वो क्या है, वो है घग्गर नदी किनारे ये भी स्थित है, वहां से आपको चांदी के ताज देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा था, कोई बात नहीं। तो चांदी के ताज हमको वहां से देखने को मिलते हैं, कुणाल से चांदी का ताज, ठीक है। चांदी के 2 टुकड़े हमको देखने को मिलते हैं, जो 2 ताज हमको देखने को मिलते हैं। तमाम सारी मोहरें हमको यहीं से देखने को मिलती हैं। यहीं पर पास में एक जगह है बालू, वो भी कैथल हरियाणा का नाम सुना होगा, वहां से फसलों के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। अदरक की खेती शायद ये लोग अच्छी तरीके से कर लेते थे, वो जगह भी हमको यहां से देखने को मिलती है। इसके अलावा यहीं पर एक जगह आपको और गुजरात में ऊपर की ओर देखने को मिलेगी, कुंतासी, कुंतासी जगह देखने को मिलेगी। तो ये कुंतासी है, ये भी इंडस वैली साइट है, तांबे की बहुत सारी चीजें यहां से मिली हैं। यहां पर आपको गुजरात में एक जगह लोकेट होते हुए दिखेगी जिसका नाम है रंगपुर। तो रंगपुर से भी बहुत सारे जैसे चावल के, यहां से धान की भूसी जो है वो हमको देखने को मिलती है, भूसी के साक्ष्य हमको देखने को मिले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स, यार सारे प्लेसेस जो हैं वो याद रहेंगे, समझ में आएंगे, जो मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा, ड्रॉ करिएगा, पुनः देखने का प्रयास कीजिएगा, नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बनाएंगे तो ये सारी चीजें एक तरफ आएंगी दिमाग में, दूसरी तरफ से निकल जाएंगी। बहुत मेहनत के साथ आपको ये पढ़ाया जा रहा है। सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे इस चैनल को। इस लेक्चर की PDF आपको मिल पाएगी हमारे इस टेलीग्राम से। इस टेलीग्राम को फाइंड करने के लिए या तो आप इस लिंक का प्रयोग कर लें, या फिर डायरेक्टली virad.dubey इस नाम से आप टेलीग्राम में हमें सर्च करें। विद द सेम नेम यू कैन सर्च ऑन इंस्टाग्राम फॉर मी, ठीक है। और आप हमें फेसबुक में भी विरद नाम से सर्च कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। जाने से पहले एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि भाई 23 अक्टूबर से बैच शुरू होने वाला है सुबह 8 बजे। इस बैच से जरूर जुड़िए, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम के माध्यम से, 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल की तकरीबन वैलिडिटी के साथ में। विरद लाइव कोड, ये वो कोड है जिसका इस्तेमाल करने पर आपको 23,999, 26,999 या फिर 29,999 में ये कोर्स अवेलेबल हो पाएंगे। तो चलिए मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।